तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 क्लास का चैप्टर है ये, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है, वो कितना है, जीरो है। कहाँ से लग रहा है फोर्स, एक्सटर्नली लग रहा है। और कैसा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल होगा कि वो ट्रैवल करे और उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो। इफ़ यस, अगर ऐसा है तो स्टेट करनी है आपको कंडीशन कि उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होगी। किस मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी में रखा जाए उस ऑब्जेक्ट को कि उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी हो और बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो वो कितना हो, जीरो हो। इफ़ नो, प्रोवाइड अ रीज़न। अगर नहीं है तो उसके लिए भी आपको रीज़न देना है। तो देखिए क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे मान लिया यहाँ से भी 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी कितना फोर्स लग रहा है, 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फोर्स दोनों साइड से क्या है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, जो बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होगा, जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो है तो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। अगर नेट फोर्स ही जीरो है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। लेकिन आपको पता है मास कभी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होगा, ठीक है, मास जीरो नहीं होगा। मास कुछ ना कुछ तो मास होगा, मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल कब कब हो सकता है, तो कब हो सकता है, एक तो ऑब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। दूसरा एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी हमारा ना हो, मतलब वेलोसिटी में चेंज ना आए, ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से मूव करे, उसी मैग्नीट्यूड से मूव करे और उसी डायरेक्शन में मूव करे। तो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा केस क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। जब वेलोसिटी में चेंज क्या हो, जीरो हो, मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज ना आए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए और उसके डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए। तो ये जो सेकंड पार्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी, जैसे देखिए क्या है हमारे पास आंसर, यस, यस होगा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कब हो सकता है, यस ये पॉसिबल है। कब हो सकता है पॉसिबल, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगा हो, कितना लगा हो, जीरो लगा हो। और ये कब पॉसिबल होगा, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी हो, नॉन जीरो वेलोसिटी हो। कब पॉसिबल होगा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसके ऊपर जो नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन कंडीशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर था आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या है इसका, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक। कारपेट को आपको किससे बिटन करना है, स्टिक के साथ बिटन करना है। डस्ट कम आउट, डस्ट बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है कि डस्ट बाहर क्यों निकल के आती है। नॉर्मली आप घर पे भी ये करते होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताना है, जब कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट के ऊपर क्या लगता है, अनबैलेंस फोर्स लगेगा। कारपेट किस स्टेट में था, पहले रेस्ट स्टेट में था, लेकिन जैसे ही उस पे स्टिक से बीट किया गया तो वो क्या आ गया, मोशन में आ गया कारपेट हमारा। अब जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, वो डस्ट पार्टिकल किस
स्टेट के अंदर रहना पसंद करेंगे। वो किस स्टेट में रहना पसंद करेंगे? रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे। तो वो अपनी स्टेट को रजिस्ट करने के चक्कर में वो कहाँ निकल के आ जाते हैं? बाहर, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल ट्राई करते हैं रजिस्ट करना। क्या रजिस्ट करना? स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल कारपेट से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो यही है आपका यहाँ पे आंसर। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू रजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो इनर्शिया ऑब्जेक्ट का वो रोकता है उसको उसकी स्टेट चेंज करने में। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही। और जो डस्ट पार्टिकल थे वो किस स्टेट में थे? रेस्ट स्टेट में थे, तो वो कौन सी स्टेट में रहना पसंद करेंगे? रेस्ट में। लेकिन जब उनके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो अपनी रेस्ट पोजिशन को मेंटेन रखने के चक्कर में वो क्या हो जाएंगे? डस्ट पार्टिकल बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। देखा भी होगा आपने, जैसे कि कोई भी बस है हमारी, तो उसको क्या किया जाता है? उसके ऊपर जो सामान रखा जाता है, जैसे ये बस है, इसके ऊपर जो सामान रखा जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? रस्सी के साथ टाई कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों टाई किया जाएगा वहाँ पे? देखिए अगर मान लिया कि बस क्या है, चल रही है बस, और एकदम से क्या किया ड्राइवर ने? ब्रेक अप्लाई किया, तो बस की स्टेट तो क्या हो जाएगी? रेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो उसके ऊपर सामान रखा है वो किस स्टेट में था? मोशन में था। तो वो मोशन की स्टेट को रजिस्ट करने की कोशिश में वो कहाँ आके गिरेगा? आगे आके गिरेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर मान लिया बस रेस्ट में थी, बस जैसे ही चलना शुरू करेगी, तो बस चलना शुरू करेगी तो एकदम से क्या होगा? जो सामान था वो तो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से वो किस तरफ जाके गिरेगा? पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ ना जाके गिरे जब बस एकदम से ब्रेक लगाए, और पीछे की तरफ ना जाके गिरे जब बस एकदम से स्टार्ट हो चलना। तो उसको रोकने के लिए लगेज को किससे टाई कर दिया जाता है? किससे टाई किया जाता है? किसी भी उसको रोप के साथ। तो देखिए यहाँ पे आंसर यही है, व्हेन द बस एक्सेलरेट एंड मूव फॉरवर्ड इट एक्वायर्ड अ स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन आ जाएगा जब बस चलना शुरू करेगी। तो जो लगेज है वो भी किस स्टेट में आ जाएगा? मोशन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट स्टेट में था वो स्टार्टिंग में, तो रेस्ट स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया आपको, इसलिए एडवाइस किया जाता है लगेज को टाई करना, क्योंकि लगेज की जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड भी हो सकती है, वो बैकवर्ड भी हो सकती है। तो यहाँ है ये इसका आंसर आपका, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बस, लगेज टेंड्स टू रिमेन एट द ओरिजिनल पोजिशन एंड अल्टीमेटली फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस, सो इट इज एडवाइज टू टाई द लगेज ऑन द बस रूफ। Next question, a batsman hit a cricket ball which then roll on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to red. The ball slows to stop because, देखिए कोई बैट्समैन है, उसने क्या किया? क्रिकेट बॉल को हिट किया। ये बॉल यहाँ थी, तो धीरे धीरे वो कहाँ पे मूव करना शुरू किया उसने? ग्राउंड पे, और थोड़ी टाइम के बाद वो रेस्ट स्टेट में आ गई है ग्राउंड के ऊपर। तो रेस्ट स्टेट में क्यों आई है? ऑप्शन गिवन है आपको। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को चलने से रोकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करता है? तो वो कौन सा फोर्स होगा आपका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किस डायरेक्शन में लगता है? अप मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही है आपका, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो बॉल रुक जाएगी ग्राउंड पे कुछ टाइम चलने के बाद। नेक्स्ट है आपका, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक ने कहाँ से स्टार्ट किया है? रेस्ट से स्टार्ट किया है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से बोली जाए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखेंगे आप? 0। और जो ट्रक ने स्टार्ट किया है वो कहाँ पे स्टार्ट किया है? एक हिल के ऊपर, मतलब कुछ इस तरह का रास्ता है, हिली एरिया है। तो यहाँ पे मान लिया आपका ट्रक है, इसने यहाँ पे मूवमेंट शुरू की। स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, 400 मीटर। टाइम कितना लगा उसको? टाइम लगा है 20 सेकेंड। और आपको निकालना क्या है यहाँ पे? एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक ही वैल्यू निकालनी है आपको, और दूसरा फोर्स कितना लगा है उसके ऊपर, वो आपको निकालना है। तो फोर्स निकालना है आपको। ठीक है, मास आपको गिवन है, उस ट्रक का मास कितना है? 7 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होगा, तो 7 मेट्रिक टन में कितना मास हो जाएगा? 7000 किलोग्राम। अब देखिए आपके पास U की वैल्यू है, S की वैल्यू है, T की वैल्यू है,
ठीक है। तो आपको निकालना है क्या यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है जो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, टाइम भी पता है आपको, ये टाइम भी सेम ही है आपको। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू। सभी की वैल्यू रख देंगे हम। एस कितना था 400, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम कितना था आपका 20 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम कितना आपका 20 सेकेंड, लेकिन फॉर्मूले में टी स्क्वेयर है तो आपको क्या रखना पड़ेगा 20 का स्क्वेयर। 1.5 फॉर्मूले में ही आपका एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। तो जो आपको निकालना है एक साइड रखना है और बाकी को आप शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कैंसिल आउट होने के बाद 400 डिवाइड बाई 200, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और 20 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा आपके पास। तो 400 बाई 200 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ट्रक का, आपको बताया था ना, 1 टन में कितना था आपका 1000 किलो। और कितना टन था ट्रक का मास 7 टन, तो 7000। और एक्सेलरेशन अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा उस ट्रक के ऊपर 14,000 न्यूटन। Next question, question number 6. A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of the lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक स्टोन दिया गया है, उसका मास बता दिया गया है, कितना है 1 किलोग्राम है। वेलोसिटी बता दी गई है, जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कहाँ पे फेंका गया है, जो पानी का सरफेस है ठंड की वजह से जो जम गया है लेक का सरफेस, उसके ऊपर एक स्टोन को फेंका गया है। कुछ टाइम के लिए वो चलेगा स्टोन, चलने के बाद एक डिस्टेंस पे 50 मीटर की डिस्टेंस पे वो रुक जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी चला है वो 50 मीटर, रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वहाँ पे 0। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, मास और एक्सेलरेशन की। मास हमें पता ही है स्टोन का 1 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए क्या है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s लिख लेंगे आप। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता आपको 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 2 फॉर्मूले में ही है, ए आपको निकालना है, एस की वैल्यू कितनी है 50 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी -4। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जब एक्सेलरेशन आपकी क्या हो, कम हो जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन आ गई है आपके पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है उस स्टोन का 1 किलोग्राम। तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल देंगे आप उस स्टोन के ऊपर कितना लगा है, जो फ्रोजन सरफेस ने लगाया है स्टोन के ऊपर। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू रख दीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए। तो फोर्स कितना आ जाएगा -4 न्यूटन। और माइनस से पता चल गया आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। स्टोन क्या था, स्टार्टिंग में चल रहा था, रुक गया वो, तो कितना फोर्स लगा है उसके ऊपर -4 न्यूटन। ठीक है, क्या है आपका साइन, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो मोशन था वो कम हुआ है और फाइनली ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, रुक गया है, स्टॉप हो गया है। तो ये आपको सॉल्यूशन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 8000 किलोग्राम इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton then calculate। इसमें देखिए पहले क्या है, क्वेश्चन को समझिए आप। एक क्या है, ये हमारे पास इंजन है, इंजन ने क्या किया है, वैगन्स, कितने वैगन है 5 वैगन, मतलब 5 डिब्बे हैं ट्रेन के, उसको वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। हाउ मैनी वैगन्स, 5 वैगन्स। ये 5 वैगन्स ड्रॉ कर लिए हमने यहाँ पे। अब जो इंजन का मास है वो बताया गया है हमें कितना, 8000 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम। और जो हर वैगन का मास है वो कितना है, 2000 किलोग्राम। अगर हम टोटल 5 डिब्बों की बात करें तो हमारे पास मास कितना हो जाएगा, 2000 × 5।
10,000 किलोग्राम। और अगर पूरी ट्रेन की बात की जाए, इंजन प्लस जो वैगन्स हैं, इसका जो मास कितना हो जाएगा, 8,000 तो हमारे इंजन का है और 10,000 किसका है, हमारे वैगन्स का है। तो जो टोटल मास हो जाएगा ट्रेन का वो हो जाएगा 18,000 किलोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट क्या है, जब ट्रेन का इंजन जो वैगन्स पे फोर्स लगा रहा है वो कितना है, यहाँ पे 40,000 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 40,000 न्यूटन। 5 वैगन्स बना लिए हमने यहाँ पे। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जिस ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है, ट्रैक क्या करता है, अपोजिंग फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। और जो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है ट्रेन के जो ट्रैक के द्वारा, वो कितना है, यहाँ पे है आपको 5,000 न्यूटन। ये बताया गया ना आपको 5,000 न्यूटन। तो जो ओवरऑल फोर्स होगा इंजन के द्वारा वो कितना लगाया जाएगा, देखिए टोटल फोर्स लगाया है इंजन ने 40,000, फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है 5,000, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, 40,000 में से 5,000 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 34,000 न्यूटन। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका यही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर बाय द ट्रैक, फ्रिक्शनल फोर्स जो ट्रैक लगा रहा है यहाँ पे वो कितना है, 5,000 न्यूटन है। तो जो फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, कितने एक्सेलरेशन से ट्रेन चल रही है, कितना फोर्स लग रहा है वहाँ पे, तो वो होगा टोटल फोर्स में से हम फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,000 न्यूटन। दूसरा हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, कितनी एक्सेलरेशन है ट्रेन की। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अभी हमने किया था, जो टोटल ट्रेन का मास कितना है, इंजन प्लस वैगन का मास, वो था हमारे पास 18,000 किलोग्राम, ये मास है ट्रेन का। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, फोर्स कितना लगा हुआ है यहाँ पे, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यही निकाला है ना, एक्सेलरेटिंग फोर्स 35,000 न्यूटन। किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा, बाय में आ जाएगा 18,000 और हमारे राइट साइड में बचेगा क्या, ए। जब इसको कैंसिल किया जाएगा 30 से आपकी 30 कैंसिल हो जाएंगी, 35 डिवाइड बाय 18, तो ये सोल्यूशन करना है आपको। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, यही बताया गया आपका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वैगन्स बताए गए हैं, जो ट्रेन का पूरी ट्रेन का जो मास है वो बता दिया गया है, 18,000 कैसे होगा, और उसके बाद आपका फोर्स मास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास हो जाएगा। ये 30 से 30 कैंसिल होगी जो भी हमने सोल्यूशन किया था, 35 को 18 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा है कि जो फर्स्ट वैगन है वो सेकंड वैगन पे कितना फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है। तो जैसे मान लिया ये फर्स्ट वैगन है, टोटल कितने वैगन है, 5 वैगन्स हैं, तो फर्स्ट वैगन क्या करेगा, इन सभी को अपनी तरफ खींचेगा 4 वैगन्स को। तो यहाँ पे हमें कितने वैगन्स का मास लेना पड़ेगा, 4 वैगन्स का। फर्स्ट वैगन का मास हमें छोड़ना है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन चारों के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितने वैगन का, 4 वैगन का। एक वैगन का मास कितना है, 2000 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 8000। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अभी आपने सेकंड पार्ट में काउंट किया था 1.944, ये दिखा हुआ आपको। अब यहाँ पे जो आपका मास वो पता चल गया है, एक्सेलरेशन भी पता चल गया, आपको निकालना है फोर्स ऑफ फर्स्ट वैगन ऑन सेकंड वैगन, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फोर्स ऑफ फर्स्ट वैगन ऑन सेकंड वैगन, जो ये लाइन लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फर्स्ट वैगन ऑन सेकंड वैगन। 8000 टोटल मास था 4 डिब्बों का, और जो एक्सेलरेशन सेकंड पॉइंट में निकाली थी वो ये था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स फर्स्ट वैगन का, किसके ऊपर, सेकंड वैगन के ऊपर। अगर ये पूछ ले कि सेकंड वैगन का थर्ड वैगन पे कितना फोर्स है, तो आप कैसे लिखेंगे, F23, तो सेकंड वैगन का थर्ड पे कितना होगा, तो वो कितने डिब्बों को खींचेगा अपनी तरफ। अभी वहाँ पे कितने डिब्बे बचे हैं, 3 बचे हैं, ठीक है, तो 3 का मास आप यहाँ पे 6000 ले लेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन किया जाए यहाँ पे। लेकिन अब आपको किसका निकालना था, फर्स्ट का सेकंड पे, तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ
1500 kilogram. What must be force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है जो किसके बीच में लगा है? व्हीकल के बीच में और रोड के बीच में। जो व्हीकल रोड के ऊपर चल रहा है उसका मास कितना है? 1500 किलोग्राम। एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रखी है, वो कितनी है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास गिवन है, लिख लिया आपने, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगी तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड कम होकर फाइनली वो रुक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन इन्होंने नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है? -1.7 है। तो आपको यहाँ पे निकालना है क्या? फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है। इसकी वैल्यू रखने के बाद आपको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2550 न्यूटन। तो आप बता सकते हो जो रोड है और जो आपका ऑटोमोबाइल है, जो व्हीकल है, उसके जो टायर्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना लगा है? -2550 न्यूटन। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम को हम p सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखिए कहाँ पे है आपका? ये ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कारपेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है 200 न्यूटन का। किसके ऊपर लगा हुआ है? एक वुडन का कैबिनेट है, ठीक है, जिसको मूव कराया जा रहा है मान लिया इस डायरेक्शन में। तो वहाँ पे नीचे से क्या लगा हुआ है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है। और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है जिससे वुडन कैबिनेट को हमें मूव करवाना है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है? तो देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? एक तो ऑब्जेक्ट जब क्या हो? रेस्ट में हो, ठीक है। एक जब उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ना हो, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पे आपको बताना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा हमारा? 200 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि जो फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट के ऊपर 200 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा? -200 न्यूटन बोल दीजिए, फोर्स बोलेंगे आप। अगर फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं तो आप ओनली 200 न्यूटन बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में हमें पता ही होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। और ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अगर किसी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।